is Tejal Kataria, and with lots of energy, we are going to start with today's session, and in which we are going to discuss exchange rate and its economic effect. ये बहुत ही important unit है from your examination perspective. क्यों? क्योंकि जो आपका international trade chapter है, उस international trade chapter में आपको कम से कम you have to understand कि उस पे क्वेश्चन आने ही है. एग्जाम में क्या करता है एक्चुअल में स्टूडेंट जो होते हैं वो कंप्लीटली ये चैप्टर को इग्नोर करके जाते हैं, बट बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है. ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. बस आपको ये समझना है कि कौन सा पार्ट आपने करना है, कौन सा छोड़ना है. और मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, बस आप एक काम कर लेना, लास्ट जो भी 5-6 अटेम्प्ट है उनके एमटीपी, आरटीपी और मॉक, इतना ही एमटीपी, आरटीपी एंड पीवाईक्यू, इतना अगर आप करके जाते हो आपको यू विल गेट टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है. 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, बट आएगा. तो अभी आपको ये समझना है 2 या 3 मार्क के लिए कितनी मेहनत करनी है, उतनी ही करो जितनी रिक्वायर्ड है, ताकि आप लोग पूरा का पूरा टाइम उस सारी चीजों में डाल सको जो आपको डिफिकल्ट जा रहा है, या एफएम में कोई ट्रिकी पार्ट है, या व्हाटएवर जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है उसमें आप टाइम डालो. इसलिए तो अब 2 या 3 मार्क के लिए कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, वो मैं कंटिन्यूस बेसिस पर आपको बताते रहूंगी. ये जो पूरा यूनिट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सेम वही पार्ट को रखा है, वो सारी चीजें रखी है जो हम लोग जब पढ़ रहे थे तब जो मैंने पढ़ाई थी, सारी की सारी सेम चीजों को मैंने वैसे ही रखा था, सो दैट मैं रिवीजन के टाइम पर आपको पूरा लेक्चर याद करवा सकूं जो हम लोगों ने सीखा था. अब जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है और अगर वो लेक्चर देख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ. जो जो की पॉइंट्स है या जो क्रक्स है जिसको पता ही है कि जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन सब का डिस्कशन यहाँ पर होगा. तो आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो मेरे से फर्क नहीं पड़ेगा, बस फोकस करना कि जो मैं बता रही हूँ उसको हाईलाइट करते चलना. जो जो मैंने हाईलाइट किया है वो की पार्ट है, वो आपके एग्जामिनेशन में उतने स्टेटमेंट्स दिख गए, उतने कीवर्ड्स दिख गए तो सामने वाले का काम आसान होगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे. तो सबसे पहले तो समझो कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है. फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट वन करेंसी के अगेंस्ट आपने दूसरी कोई करेंसी को एक्सचेंज कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल ये करेंसी अज्यूम करो, एक करेंसी है, इस करेंसी के अगेंस्ट मैंने दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करना इज नथिंग बट, जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज जाकर बाय करते हैं वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, करेंसी को जाकर बाय एंड सेल कर रहे हैं. इट्स नथिंग बट, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो करेंसी रेट इज नथिंग बट, या फॉरेन एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट व्हाट, कि $1 के अगेंस्ट आपको कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, वॉट एवर द केस में भी, कि आप कौन हो, इंपोर्टर हो एक्सपोर्टर हो, उस पर. तो आपको यही समझना है कि एक करेंसी के अगेंस्ट आपने क्या किया, एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट व्हाट, एक करेंसी के अगेंस्ट आपने दूसरी कंट्री की कोई करेंसी है जिसको बस एक्सचेंज किया है, दैट इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये वन लाइन तो आपको 100% याद होनी चाहिए. इट इज नथिंग बट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स of one country's currency required to purchase the another currency's 1 unit. सिंपल, एक ही अगेन एक्टिव पैसिव किया है, सेम है. मतलब एक करेंसी के अगेंस्ट आप दूसरी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो. जैसे आप गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हो, पैसे दिए, गुड्स लिए, यहाँ पर पैसे दिए, आपने इंडियन रुपीस दिए, डॉलर बाय करके आ गए, बस यही है इसका मतलब. अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसको एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, 2 तरीके हैं. एक एक्सप्रेस करने का, एक होता है डायरेक्ट कोट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझो. $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज या 81 रुपीज एज द केस में भी, अभी जो भी रेट चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 80-81, ठीक है. तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये कौन सा कोट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया. और 1 रुपीज इज इक्वल टू $0.0125, ये आपका इनडायरेक्ट कोट हुआ. अब ये मैंने क्यों बताया कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो बहुत सिंपल एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग समझो कि अगर आप ऐसा बात करते हो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, उसके अगेंस्ट आपके होम करेंसी के फ्यू यूनिट्स, होम करेंसी के फ्यू यूनिट्स, इसका मतलब आप बात कर रहे हो डायरेक्ट कोट की, ठीक है. मतलब क्या, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज इज नथिंग बट योर डायरेक्ट कोट. तो आपने क्या किया, एक बाहर की जो भी करेंसी थी, फॉरेन करेंसी थी, अपने लिए तो डॉलर फॉरेन है. अगर आप यूएसए से पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो अपने लिए वो तो इंडियन रुपीज उनके लिए फॉरेन हो जाएगा, लेकिन इंडिया में हम लोग हैं तो हमारे लिए डॉलर तो फॉरेन करेंसी हुआ. तो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू होम करेंसी के फ्यू यूनिट्स इज नथिंग बट योर डायरेक्ट कोट. और अगर ये उल्टा कर दूं मैं, मतलब क्या, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज इक्वल टू फ्यू यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो मैं बात कर रही हूँ इनडायरेक्ट कोट की. ये दिमाग में डाल देना, ठीक है, ये दिमाग में डाल देना, आपके लिए आसान होगा. एग्जाम में अगर पूछा कि ये होम करेंसी कौन सा है और
आपका फॉरेन करेंसी कौन सा है, या डायरेक्ट कोट में बताया, इनडायरेक्ट कोट में बताया है, या इस पर एमसीक्यू आया, एमसीक्यू नहीं, तो आपके लिए क्वेश्चन भी आया, राइट डायरेक्ट कोट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको लिखते आएगा। सिंपल है, डायरेक्ट इज नथिंग बट क्या है, आपको ये समझना है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट आप कितने होम करेंसी के फ्यू यूनिट्स को एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर डायरेक्ट कोट। ये आता क्लियर है? तो इसलिए $1 इज इक्वल टू 80 एंड ₹1 इज इक्वल टू 0.0125 ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट कोट। यहाँ तक क्लियर होगा? अब ध्यान से समझना, इसमें ही आपको और दो कॉन्सेप्ट समझने। पहले दो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे, तीन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब पूछेंगे 2 मार्क के लिए, वो बता दिया। दूसरा पूछेंगे डायरेक्ट कोट मतलब क्या, इनडायरेक्ट कोट मतलब क्या, वो ऑलरेडी बता दिया। अब तीसरा आपको ये, चौथा आपको ये आएगा बेस करेंसी एंड काउंटर करेंसी, बेस करेंसी एंड काउंटर करेंसी। अब ध्यान से समझना कहां पर बेस है और कहां पर काउंटर है। जिसके कॉन्टेक्स्ट में फ्यू बोला है, मैंने क्या कहा, आई रिपीट अगेन, जिसके कॉन्टेक्स्ट में फ्यू बोला है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में फ्यू बोला है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में फ्यू बोला है, वो होगा आपका बेस करेंसी। यहां तक समझा? जिसके कॉन्टेक्स्ट में फ्यू बोला है वो होगा आपका बेस करेंसी, जो फ्यू वाली करेंसी होगी वो होगी काउंटर। इस सिंपल लैंग्वेज में अगर याद करना है आपको, फ्यू मतलब जो भी करेंसी फ्यू वाली होगी वो आपकी काउंटर है, जिसके भी कॉन्टेक्स्ट में वो बोला जाएगा वो आपकी बेस करेंसी है। अभी इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने अच्छे से लिख के दिया है, आपको ये मत लिखना एग्जाम में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको आ सकता है कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, इसमें से बेस करेंसी कौन सी है। तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये याद रखना कि जिसके कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो आपकी बेस करेंसी, और जो फ्यू है वो आपकी काउंटर है। इतना याद रखना। और लिखना क्या है वो इधर दिया है, क्या लिखा है देखो, द करेंसी, द फॉरेन करेंसी इज अ बेस करेंसी एंड द डोमेस्टिक करेंसी इज अ काउंटर करेंसी। मतलब क्या, इनडायरेक्ट कोड में क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी बेस करेंसी बन जाती है एंड फॉरेन करेंसी काउंटर करेंसी बन जाती है। मतलब सिंपल, आप ये ही सेम चीज उधर जो लिखा है, मतलब आपने क्या करना है, बस आपने ये समझना है, इधर इधर लिख देने का, ये लिख देना, और उधर लिख देना बेस एंड काउंटर, और फिर लिख देना कि हमारे लिए इस वक्त जो होम करेंसी है वो बेस है एंड फॉरेन करेंसी जो है वो काउंटर है, इनडायरेक्ट कोट है इसलिए, बस सिंपल। और डायरेक्ट कोट होगा तो उल्टा लिख दो, बस खत्म हो गई बात। तो ये आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चलेंगे आगे। उसके बाद और एक होता है क्रॉस रेट, ठीक है। अगला क्या है, क्रॉस रेट। क्रॉस रेट का मतलब क्या होता है मैं समझाती हूँ, सुनो। क्रॉस रेट मतलब क्या है, अज्यूम करो कि $1 इज इक्वल टू ₹81 है, ठीक है। $1 इज इक्वल टू ₹81 है, एंड £1 इज इक्वल टू ₹105, अज्यूम करते हैं हम लोग ₹105, ठीक है। अभी मैंने आपसे ये पूछा कि आप बताओ £1 इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, £1 इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स। तो आप क्या बता रहे हो, आप क्रॉस रेट बता रहे हो। क्रॉस रेट इज नथिंग बट व्हाट, कि आपने क्या किया, आपके पास दो एक्सचेंज रेट है, जिसमें से वन ऑफ द एक्सचेंज रेट, वन ऑफ द करेंसी इज कॉमन करेंसी, जिसके बेसिस पर आपने क्रॉस करके आप जो बची हुई दो करेंसीज है उनका क्रॉस रेट बता रहे हो, उनका एक्सचेंज रेट बता रहे हो। तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उस वक्त, कि अगर अज्यूम करो आपके $1 इज इक्वल टू ₹80 है एंड 1 GBP इज इक्वल टू USD 1.5 है, तो आपको अगर मैं पूछती हूँ कि कैलकुलेट 1 GBP इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ पर कोड कैसे आप लिखोगे, जो भी आपका INR टू USD है वो कितना है, ₹80 फॉर $1, ₹80 फॉर $1 है, एंड इधर आपको बहुत क्लियरली दिया है $1.5, $1.5 फॉर 1 GBP। तो क्रॉस रेट आपका कैसे आएगा, 80 इंटू 1.5, क्यों, क्योंकि आपका डॉलर हट जाएगा इधर, तो रुपी इंटू GBP हो गया, तो रुपी इंटू GBP इज 80 इंटू 1.5, तो बचा कि, तो क्या आया आपका आंसर, ₹120 फॉर 1 GBP। तो आपको ये समझना है क्रॉस में क्या करते हो आप बस दो करेंसी पे तीन करेंसीज आपको मिलेंगी, एक कोई ना कोई कॉमन करेंसी होगी, बची हुई दो जो करेंसीज होंगी उनका एक दूसरे के साथ एक्सचेंज रेट कितना है आपको वो बताना है। तो कॉमन करेंसी को हटाओ और दोनों का एक्सचेंज रेट बताओ, सिंपल। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है देखो, देयर मे बी टू पेयर्स ऑफ करेंसी विथ वन करेंसी बीइंग कॉमन बिटवीन टू पेयर्स, वन करेंसी बीइंग कॉमन बिटवीन टू पेयर्स। मैंने अभी के एग्जांपल के हिसाब से पाउंड बता दिया आपको। तो उसके बेसिस पर आप क्या करते हो, आप डिराइव करते हो आपका क्रॉस रेट, बस इतना ही लिखा है। ये आपको आपके शब्दों में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, वन करेंसीज कंट्री एंड वन कंट्रीज करेंसी, सेकेंड अनदर कंट्रीज करेंसी, ऐसे शब्द बस टेक्निकल एक दो लिख दिए, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको समझाया, ये तो मैंने आपको समझाया था कि बास्केट ऑफ करेंसीज करके एक कॉन्सेप्ट होता है। बास्केट ऑफ करेंसीज में 4 करेंसीज आती है, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, ये बास्केट ऑफ करेंसीज है, एंड उसके अगेंस्ट इंडियन रुपीज एक्सचेंज होते रहते हैं।
उसके अलावा ये हो गया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कौन से देखे? पहले देखा एक्सचेंज रेट, फिर देखा अपने डायरेक्ट कोट, फिर इनडायरेक्ट कोट, फिर बेस, फिर काउंटर एंड फिर क्रॉस रेट। अब हम लोग देख रहे हैं और एक जो आपको समझना है, मतलब यूनिफाइड रेट समझना है, यूनिफाइड या यूनिक रेट समझना है। मतलब क्या? देखो, when there is no difference between buying rate and selling rate, when there is no difference between buying rate and selling rate, तो उसको क्या बोलोगे आप? यूनिफाइड रेट। बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट का मतलब क्या है वो मुझे आपको पहले समझाना पड़ेगा। बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट का मतलब है कि देखो, हर कोई जो भी रेट आपको मिलता है, जैसे कि $1 इज इक्वल टू ₹81, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं होता $1 इज इक्वल टू 81। रेट कैसे लिखा जाता है? $1 इज इक्वल टू 81 एंड 83.3। अज्यूम करो 2 मिनट के लिए कि अज्यूम करना है, ठीक है? इस तरीके से दो रेट लिखे जाएंगे, ठीक है? अब ये जो दो रेट है, इन दो रेट्स में वन ऑफ द रेट इज बाइंग रेट एंड द सेकंड रेट इज सेलिंग रेट। वन ऑफ द रेट इज बाइंग रेट एंड द सेकंड रेट इज सेलिंग रेट। अब ये जो बाइंग एंड सेलिंग है, ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो भी यहाँ पर बैंक्स होती है, फॉरेन एक्सचेंज जो सेल करने के लिए जो एजेंट्स होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से, डीलर के पर्सपेक्टिव से लिखे गए। पब्लिक के पर्सपेक्टिव से ये रेट नहीं है। ये रेट जो भी है ये किसके पर्सपेक्टिव से है? ये डीलर्स के पर्सपेक्टिव से। तो कि अगर आप लोग जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे डॉलर्स बाय करने हैं, अगर आप जाकर बोल रहे हो कि मुझे डॉलर्स बाय करने हैं, तो सामने वाला मतलब जो डीलर है उसके पर्सपेक्टिव से तो वो सेल कर रहा है, तो इसका मतलब आपको सेलिंग रेट लगेगा। और अगर आप जाकर बोलते हो कि ये मेरे पास डॉलर है, मुझे सेल करने हैं, तो सामने वाला बाय कर रहा है, तो वो डीलर है, वो बाय कर रहा है, तो आपको लगेगा 81 रुपीज का रेट, यानी कि जो बाइंग रेट है वो। तो ये सारे रेट क्या होते हैं? ये सारे रेट बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम द डीलर्स पर्सपेक्टिव होते हैं। हमेशा ये याद रखना, बाइंग रेट को बोला जाता है बिड रेट एंड सेलिंग रेट को बोला जाता है आस्क रेट। ये भी एग्जाम में आ सकता है। बाइंग मतलब बिड रेट, सेलिंग मतलब आस्क रेट। तो ये हमेशा बाइंग रेट जो होगा वो हमेशा सेलिंग रेट से कम होगा। अब इधर मैंने एग्जांपल लिया था INR 80 एंड 81.3 का, तो आस्क इज 81.3 एंड जो बिड है आपका वो 80 है। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज बिड है, 81.3 आपका आस्क रेट है। ये सारा डीलर्स के पर्सपेक्टिव से है। तो अगर मैं बोलती हूँ इफ यू वांट टू सेल $1, दैट मींस डीलर विल बाय ₹80। एंड अगर मैं बोलती हूँ कि आई वांट टू बाय, दैट मींस डीलर इज वांट टू सेल, तो इसका मतलब आपको कौन से रेट लगेंगे ये समझ में आ गया। तो ये ध्यान से एग्जाम में आ सकता है। अगर ये रेट में फर्क नहीं होगा तो आपको बोला जाएगा कि आप यूनिफाइड रेट पर हो। तो आपको अभी क्या क्या हम लोगों ने नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट्स देख लिया। हमने बिड देखा, आस्क देखा, उसके बाद बाइंग रेट, सेलिंग रेट और जो भी कमीशन, ये जो भी रेट होते हैं ये डीलर्स के पर्सपेक्टिव से होते हैं। ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो कौन से रेट पर बिड किया, कौन से रेट पर आस्क किया, ये याद होना चाहिए। उसके बाद चलेंगे आगे। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजीम्स, दो तरीके के आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो दो तरीके से डिसाइड होते हैं। एक्चुअल में 3 होता है। आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सिर्फ 2 दिए हैं, मैं आपको तीसरा भी बताऊंगी। एक होता है जो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम का मतलब होता है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस नहीं होते, जहां पर गवर्नमेंट बोलेगा, आरबीआई बोलेगा ये एक्सचेंज रेट है। अगर आरबीआई ने बोल दिया $1 इज इक्वल टू 80, तो 80, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उस रेट में छेड़खानी। लेकिन दूसरा होता है वो होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है? इसमें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो इंटरसेक्शन होता है, जैसे हम लोग मार्केट चैप्टर सीखते थे, तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का इंटरसेक्शन मतलब प्राइस होता था। तो इधर प्राइस की जगह पर आपको समझना है एक्सचेंज रेट है। तो डिमांड एंड सप्लाई रेट जो होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो होते हैं वो एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल। एंड दूसरा होता है फिक्स्ड, जिसमें गवर्नमेंट आरबीआई बोलता है ये एक्सचेंज रेट है, बात खत्म हो गई, वही एक्सचेंज रेट आपका होगा। और एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। ओके, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब है दोनों का कॉम्बिनेशन। आपके इसमें उसको इंटरमीडिएट करके नाम दिया है, वो आगे दिया है बहुत, बट आपके इसमें मेन पर्सपेक्टिव, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है, वन इज फिक्स, दूसरा फ्लेक्सिबल। एक्चुअल में तीसरा जो इंडिया में फॉलो होता है वो मैनेज फ्लोटिंग होता है। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है कि जो फिक्स्ड है उसका और फ्लेक्सिबल का दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। मतलब क्या, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पर आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। और अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई तो आरबीआई इंटरफेयर करेगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा और आपका एक्सचेंज रेट बदल देगा। मतलब क्या करेगा वो, आपको जो भी उनको लगता है कि एक्सचेंज रेट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है या जो भी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो वो उस हिसाब से वो एक्सचेंज रेट में थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। ये कौन सा होता है? ये मैनेज फ्लोटिंग होता है, या इधर एग्जाम में आपके इंटरमीडिएट कॉल्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऐसा नाम लिखा है, बट वो होता है एक्चुअल में वही फॉलो होता है। इंडिया में अभी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से फ्लेक्सिबल फॉलो होता है, उसको जो अल्टरनेटिव नाम मैंने बताया, जो दोनों का मिक्सचर है जो फॉलो हो रहा है, उसको मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। बट ठीक है, आपके लिए फ्लेक्सिबल ही ठीक है।
आप फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल समझो। अब फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्रीज करेंसी इज मार्केट डिटरमाइंड। मार्केट डिटरमाइंड इज नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। और दूसरा होता है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड तो वेरी सिंपल, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक बोलेगा, आरबीआई बोलेगा, बात खत्म हो गई। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑल्सो रेफर्ड एज अ पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हाँ भाई, ये ध्यान रखना, ये अल्टरनेटिव नाम हमेशा याद रखना कि अगर एग्जाम में फिक्स्ड की जगह उन्होंने बोल दिया पेग्ड एक्सचेंज रेट लिखो, तो फिर आपको आप पता होना चाहिए कि मतलब वो फिक्स्ड की बात कर रहे हैं। इज एन एक्सचेंज रेट रिजिम वेयर द कंट्रीज सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अनाउंसेस और decrease the currency its will currency what is currencies will worth in terms of either other countries currency। मतलब बास्केट ऑफ करेंसीज। ये बास्केट ऑफ करेंसीज का मतलब मैंने समझाया तुमको। बास्केट ऑफ करेंसीज मतलब वो जो 4 करेंसीज होती है उनको बास्केट ऑफ करेंसीज बोलते हैं। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में या फिर गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपकी करेंसीज की वैल्यू बताई जाती है। एक्चुअल में पुराने जमाने में गोल्ड के बेसिस पर अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था। बहुत पुरानी बात है ये, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट 1944 की बात बता रही हूँ मैं, तब होता था ये। मैं ज्यादा डिटेल में मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जिनका सीबीएसई बोर्ड था इकोनॉमिक्स का उनको पता होगा। तो उस वक्त ये था कि गोल्ड के बेसिस पर फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू डिसाइड होती थी। तो अभी क्या होता है कि बास्केट ऑफ करेंसीज या गोल्ड या जो भी है उसके बेसिस पर डिमांड सप्लाई फोर्सेस की बजाय यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि क्या रेट होगा। वो होता है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, और उसको आप बोल सकते हो पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब अगला हम लोग को देखना है पेग्ड में इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजिम होता है। इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजिम इज नथिंग बट जो मैंने आपको सिखाया मैनेज फ्लोटिंग रेट, जहां पर आपका सॉफ्ट पेग एंड हार्ड पेग दोनों मिक्स है। अब पेग का मतलब वो नहीं समझना है, सिर्फ हम लोग पेग की बात नहीं कर रहे। पेग का मतलब है यहाँ पर कि हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उनके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट पेग एंड हार्ड पेग। दिमाग कहीं और मत लेके जाना, ध्यान से सुनो। इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजिम मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल दोनों साथ में होंगे। एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी अंडर विच द एक्सचेंज रेट इज जनरली डिटरमाइंड बाय द मार्केट। ठीक है, फ्लेक्सिबल में तो मार्केट ही डिसाइड करता है, ओके है। एंड बट इन केस ऑफ द एक्सचेंज रेट टेंड्स टू मूव स्पीडीली इन वन डायरेक्शन द सेंट्रल बैंक विल इंटरवेन इन द मार्केट। अगर ऐसा हुआ वन डायरेक्शन में, अगर बहुत अपवर्ड या तो डाउनवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हैं एक्सचेंज रेट्स, जैसे अचानक से ऐसा हो गया कि $1 80 का $1 180 हो गया, या $80 चल रहा है, $1 इज इक्वल टू $80, ₹80 चल रहा है, अचानक से वो जो $1 है वो ₹10 पर चला गया। तो ये बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, वन डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरवेन करता है एंड उसी को बोला जाता है विद द हार्ड पेग एक्सचेंज रेट पॉलिसी। दैट मीन्स व्हाट, सेंट्रल बैंक विल सेट द फिक्स्ड या अनचेंज्ड वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हार्ड पेग का मतलब होता है फिक्स्ड, सॉफ्ट पेग का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, उन दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट। सिंपल लैंग्वेज में बात बता दी। ये आपका होमवर्क होगा, आपको पढ़ना है तो आप एक बार रीड कर सकते हो। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आज सच कुछ इतना वैल्यू नहीं रखता ये सारी चीजें। अब देखेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं, फिक्स्ड के एडवांटेजेस क्या है, फिक्स्ड की वजह से क्या हो सकता है। देखो ये बाकी सारी चीजें बहुत कॉमन सेंस वाली है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के लिखना। अभी फिक्स्ड है तो फ्लेक्सिबल मतलब फ्लोटिंग तो है नहीं, तो रिस्क कम रहेगा तुम्हारे पास। तो क्या क्या लिखा है देखो, फ्लक्चुएशन नहीं है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जिसकी वजह से तुम्हारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इंटरनेशनल फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में तुमको मतलब क्लैरिटी रहेगी कि कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसके मैटर में। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेंगे, स्पेक्यूलेशन कम होगा। स्पेक्यूलेशन का मतलब कि कल जाकर क्या होगा, ऐसा जो हम लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं उसका कोई स्पेक्यूलेशन वाली बात ही नहीं है। फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही है, तो आज क्या है और कल क्या, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, चेंज होना ही नहीं है। उसके साथ साथ कंट्री में डिसिप्लिन रहेगा मॉनेटरी अथॉरिटीज में। और इन्फ्लेशन जो आता है फॉरेन एक्सचेंज की वजह से वो कैसे होगा, क्या थोड़ा सा टाइम परमिट किया तो मैं जरूर बताऊंगी। तो इन्फ्लेशन जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के रेट के चेंज होने की वजह से जो इंडिया में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है, तो उसका क्या मतलब वो सारी चीजों को कंट्रोल रहेगा। एनकरेज द ग्रेटर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे स्टेबिलिटी होगी और एनहांस होगा क्रेडिबिलिटी इन द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस तरीके से आप फिक्स्ड के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। बस कीवर्ड्स जितने भी है उतने लिख दो, बाकी स्टेटमेंट आपके हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर लेना। उसके बाद आगे चलेंगे। अब हम लोगों ने फिक्स के देख लिया, अब फ्लोटिंग का देखेंगे। फ्लोटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है। ग्रेटर एडवांटेज क्यों, क्योंकि ओन इंडिपेंडेंट वे में चलता है। मतलब क्या, यहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस नहीं। मतलब अभी ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई और उसने अपने हिसाब से सारा का सारा चेंज कर दिया कंट्री में, ऐसा कुछ होगा नहीं। क्यों, क्योंकि डिमांड सप्लाई फोर्सेस है। तो डिमांड सप्लाई
कोई पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल कर नहीं सकती, इसीलिए इंडिपेंडेंट रहेगा सब कुछ। उसके साथ साथ ये पॉलिसी मेकर के लिए अच्छा है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है समझाऊंगी। तो उसके लिए अच्छा है कि हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज जब हम ट्रेड करते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज समझेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी ट्रेड कर रहे हैं और जो भी मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग डील करने वाले हैं, उसको लेकर जो पॉलिसीज बनानी है उसकी क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहने वाला है, तो चेंज होगा नहीं। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत एक्सट्रीम रखने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कितने भी रिजर्व रहे, ज्यादा एज सच जितना रिक्वायर्ड है उतना रखो, बात खत्म। हाउएवर द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज अभी तक हमने एडवांटेजेस देखे, अब डिसएडवांटेज देख रहे हैं फ्लेक्सिबल का डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होती है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क प्रीमियम होती है। अब सिंपल सा दिमाग लगाने का, इसके जो आपके फिक्स्ड के आपने जो एडवांटेजेस देखे वो इधर डिसएडवांटेज करके लेकर आओ, और इधर के डिसएडवांटेज उधर एडवांटेज करके लेकर जाओ, सिंपल सा फंडा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन बात करेंगे नॉमिनल वर्सेस रियल की। ये मैंने आपको तभी भी समझाया था अगर याद होगा तो। नॉमिनल एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम मैंने आपको आपके बेसिक्स से समझाया था, जो आपको याद होगा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करके कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीखा था, इवन नेशनल इनकम में भी सीखा था। हाँ, नेशनल इनकम या पब्लिक फाइनेंस में, नहीं नेशनल इनकम में ही सीखा था आपके, अभी सीए इंटर में भी सीखा होगा आपने। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है फर्म सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, तो वो प्रोवाइड करते हैं फर्म सेक्टर को, फिर फर्म सेक्टर उसके बदले में फैक्टर पेमेंट देता है, फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, इसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ना। तो तब आप लोगों ने सीखा होगा शायद से कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने प्रोवाइड करे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे डील कर रहे हैं, मतलब दोनों भी कहीं ना कहीं आप गुड्स की बात कर रहे हो यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप लोग किसकी बात करते हो, इन दैट सिचुएशन आप गुड्स की बात करते हो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हम्म, इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने पैसों के टर्म्स में बात करी क्या, नहीं बात करी, आपने किसके टर्म्स में बात करी है, आपने गुड्स के टर्म्स में बात करी, हाँ या ना। तो इसकी वजह से आप क्या बोल सकते हो, गुड्स के टर्म्स में जब आप बात कर रहे हो, मतलब क्या कि अगर ऐसा है कि आप ये बोल रहे हो कि यार जो एप्पल का फोन है ना वो इंडिया में 1 लाख का मिलता है, लेकिन अगर बाहर से लेकर आओगे तो आपको 60,000 का ही मिलेगा, है ना। तो अभी 60,000 की वैल्यू और बाहर से आया हुआ एप्पल, तो इसका मतलब आपने क्या किया, बाहर से गुड्स मंगा रहे हो आप और इंडिया की करेंसी के साथ डील कर रहे हो। तो इन दैट सिचुएशन आप ये बोलो कि आप रियल फ्लो की बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं ये बात करती हूँ कि $1 इज इक्वल टू 80, तो फिर मैं नॉमिनल की बात कर रही हूँ। नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप ऐसा पता नहीं कर सकते कि भाई इसमें इन्फ्लेशन है या नहीं है, या इसमें कितनी कमोडिटीज एक्सचेंज हो सकती है। मैंने क्या कहा, ऐसा रेट, नॉमिनल का मतलब है ऐसा रेट जिसमें आप ये पता नहीं कर सकते कि आप कितने गुड्स को एक्सचेंज करोगे। आप इधर सिर्फ करेंसी में डील हो रहा है, करेंसी के अगेंस्ट करेंसी, तो इधर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज पता नहीं कर सकते, तो वो होगा नॉमिनल। और जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज कितने एक्सचेंज होंगे ये पता कर सकते हो, वो होगा तुम्हारा रियल। यहां तक समझा पहले। दूसरा, जो नॉमिनल होता है, नॉमिनल में इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया जाता, और जो आपका रियल होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग डील कर रहे हैं अलोंग विद द करेंसी, उसमें आप लोग इन्फ्लेशन की भी बात कर सकते हो, इन्फ्लेशन कंसिडर होता है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं समझाती हूँ, ध्यान से समझना। इधर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, है ना, एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अज्यूम करो 2 मिनट के लिए, कि तुम्हारा जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, तुम्हारा जो एक्सचेंज रेट है वो है हम अज्यूम करते हैं 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹65, अज्यूम 2 मिनट के लिए, ठीक है। 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹65, ठीक है। अब जो प्राइस है, ठीक है, डोमेस्टिक प्राइस जो है आपका, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स जो है वो 130 है, एंड जो फॉरेन प्राइस इंडेक्स है वो आपका 123 है। ओके तो अगर आप फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देते हो, ये फॉर्मूलाज में वैल्यू डाल दिए, मतलब क्या, अभी मुझे ढूंढना क्या है, अभी मेरे पास ये, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ऑलरेडी, अगर आपको करेंसीज में बात करी जा रही है, इसका मतलब आपके पास कौन सा रेट है, आपके पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपको रियल ढूंढना है, तो रियल का मतलब क्या हुआ, 65 इनटू डोमेस्टिक प्राइस, मेरे पास क्या है, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स इज नथिंग बट 130 अपॉन 123, करेक्ट है। तो इसका जो भी आंसर आएगा, जो कि ज्यादा ही होगा, 65 से ज्यादा ही होगा, 65 से ज्यादा ही होगा, कुछ जो भी आंसर आएगा इसका आप ढूंढ लेना, जो भी आंसर आएगा 65 से ज्यादा ही आएगा।
अब ये कैसे ढूंढना, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स लगाकर, ठीक है। आप बेसिक वैदिक मैथ्स करोगे तो समझ जाओगे। तो 65 से ज्यादा ही आंसर आना है। अब जो 65 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में हमारा रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹60, करेक्ट है। अब जो भी वैल्यू आएगी, अज्यूम करती हूँ मैं कि 69 अप्रोक्सीमेटली आ रही है, अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, जो भी आ रहा होगा 69 आ रही है ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ, ₹69। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में हमारा जो रेट है ना वो 1 पाउंड इज इक्वल टू 65 नहीं है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 69 है। यार हम लोग 1 पाउंड के बदले में एक्चुअल में सिर्फ 65 रुपीज नहीं दे रहे, अगर इन्फ्लेशन पकड़ोगे ना तो हम लोग एक्चुअल में 69 रुपीज दे रहे। ओ ऐसी बात है। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन कंसिडर होता है, कहाँ इन्फ्लेशन कंसिडर होगा, रियल वाले रेट में कंसिडर होगा। इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं होता है नॉमिनल वाले रेट में। अब ये मत बोलना हमेशा नॉमिनल ही छोटा होगा और रियल बड़ा होगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। इन्फ्लेशन है या नहीं है उस पर डिपेंड होगा कि तुम्हारा रेट क्या आएगा। तो अपने मन से इंटरप्रिटेशन कुछ भी और एक्स्ट्रा के लेकर मत आना। क्लियर है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू, आपको एग्जाम में क्या आएगा, सिंपल, आपको डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स या डोमेस्टिक प्राइस फॉरेन प्राइस इंडेक्स या जो भी है वो दिया जाएगा, आपको रियल या नॉमिनल दिया जाएगा और फॉर्मूलाज में वैल्यू डालकर आपको आंसर ढूंढना है। इससे ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी आ ही नहीं सकता ये पर्टिकुलर टॉपिक में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से फोकस करना कि क्या लिखा हुआ है। We have been seen discussing the nominal exchange rate refers to the rate at which a person can trade country's currency of one country against the currency of another। foreign exchange का definition लिख दिया। But for any of the country there is many nominal exchange rate because exchange rate changes and economists make because it currency used to purchase many of the foreign currency। तो many of the foreign currencies की वजह से आपके exchange rate बदलते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे foreign exchange आएंगे। तो इसलिए nominal exchange rates can use to find the domestic price of the foreign goods। and इसीलिए real exchange rate क्या होता है, real exchange rate in which a person can trade the goods and services for the one country for the goods and services of another। मतलब इधर हम सिर्फ करेंसी टू करेंसी डील कर रहे हैं, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यार देखो इतने इतने डॉलर्स में एक एप्पल आ जाएगा बाहर से, या इंडियन रुपीज 60,000 में बाहर से एप्पल आ रहा है। तो ये एप्पल मतलब एप्पल फोन की बात कर रही, तो एप्पल आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने गुड्स के बदले में गुड्स की मतलब गुड्स की बात करी, ट्रेड ऑफ गुड्स की बात करी। तो ट्रेड ऑफ गुड्स मतलब रियल, ट्रेड ऑफ गुड्स मतलब क्या है, देखो रियल फ्लो मतलब क्या, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज बार्टर काइंड ऑफ अ थिंग। एंड मनी मतलब क्या, फ्लो ऑफ मनी, जो कि मॉनेटरी सिस्टम में आता है। तो फ्लो ऑफ मनी इज नथिंग बट आपका, सिर्फ आप नॉमिनल की बात करते हो, नॉमिनल फ्लो की। एंड रियल मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। आगे अब ये फॉर्मूला सेम, मतलब सेम फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से लिखा था। इधर प्राइस कंसिडर कर रहे हो, अगर एक गुड्स है तो प्राइस इंडेक्स तब कंसिडर किया जाता है जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज के एक इंडेक्स निकाला जाता है, तो उसके बेसिस पर आप डील कर रहे हो। उसके बाद आएंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कुछ टर्म्स आपको समझनी है, 2-3 टर्म्स आपको समझाती हूँ। एक है आर्बिट्राज, ठीक है, एक टर्म कौन सा है, आर्बिट्राज है। अब आर्बिट्राज का मतलब क्या है, आर्बिट्राज का मतलब है एक मार्केट में वो करेंसी, सेम करेंसी आपको सस्ते में मिल रही है और दूसरे मार्केट में वही करेंसी महंगे में मिलती है। ओके एक मार्केट में $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज रेट है और दूसरे मार्केट में $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज है। तो आप क्या करोगे रे, आप यहां से बाय करोगे और यहां पर सेल करोगे, यहाँ से बाय करोगे और यहाँ पर सेल करोगे। दिस इज नथिंग बट आर्बिट्राज। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, आर्बिट्राज। मतलब एक मार्केट में कम प्राइस है, दूसरे मार्केट में आपको वही चीज महंगी मिलेगी, तो आप क्या करो, सस्ते से बाय करो और जाकर महंगे में बेचो। जैसे बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, जैसे दिल्ली का मार्केट है, दिल्ली में क्या है वो, कौन सा बाजार, सराफा बाजार, आई गेस सो सराफा बाजार है दिल्ली में, जहाँ पर बहुत सस्ती सस्ती चीजें मिलती है। या सूरत का क्लोथिंग मार्केट, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सस्ते दाम में मिलती है। तो अभी आप ध्यान से समझो, जहां पर सस्ता मिल रहा है, या बेस्ट एग्जांपल मुंबई के, आप एक बार जाना वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, चर्च गेट और वो क्या है वो, हाँ चर्च गेट वाला ही, वो पूरा वहां पर जाना, 100 रुपए में शर्ट्स बेच रहे वो लोग। उसी शर्ट को बस प्रेस करके पॉलिथीन में डालकर आपको महंगे में बेचा जाता है। 100 रुपए में लिया, आपको 1000 रुपए में चेप रहे वो लोग। तो 100 में लेकर 1000 में चेपना इज नथिंग बट व्हाट, आर्बिट्रेज ओनली, वन काइंड ऑफ आर्बिट्रेज ओनली। तो जैसे आप गुड्स में कर रहे हो वैसे आप करेंसी में करो, एक मार्केट से करेंसी ली डॉलर्स और दूसरे मार्केट में जाकर बेच रहे हो। दिस इज नथिंग बट आर्बिट्रेज। ये क्लियर हुआ। अब इधर ये आर्बिट्रेज कब तक चलता रहेगा, देखो सबको पता चल जाएगा कहीं ना कभी कि इधर सस्ता मिल रहा है दूसरे में महंगा। तो जिधर सस्ता मिलेगा उधर से डिमांड बढ़ेगा, है ना, और डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई उतना होगा नहीं, अचानक से प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होंगी। प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होगी तो अपने आप इक्वल लेवल पर आ जाएंगे दोनों मार्केट्स।
क्योंकि इधर बहुत सारा सेल हो रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा डिमांड के कंपैरिजन से, तो प्राइस इधर गिरेगी, इधर ज्यादा हो जाएगी। तो जब तक दोनों मार्केट बराबर नहीं आएंगे तब तक आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी रहेगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, आर्बिट्राज एग्जाम में आ सकता है। आपके वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है, स्पेकुलेशन मतलब कल जाकर जो होने वाला है उसको लेकर आप पहले से ही सोच के चलते हो, स्पेकुलेट करते हो चीजों को, कि कल जाकर बुल्स वाले लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग कल जाकर मार्केट बढ़ेगा तो आज ही आप बाय कर लो, और बेयर क्या सोचता है कल जाकर मार्केट गिरेगा इसीलिए आज ही सेल कर दो। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, स्पेकुलेशन। क्या आप सोचते हो कि कल जाकर क्या होगा और उसके बेसिस पर आज के एक्शन आप डिसाइड करते हो। अगला होता है स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट मतलब क्या, इमीडिएटली आपने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स लिए, गुड्स को एक्सचेंज कर दिया, मतलब पैसे दिए, गुड्स लिए और निकल लिए, तो स्पॉट, ऑन द स्पॉट इमीडिएट बेसिस पर आपने डिसीजन लिया, बात खत्म हो गई। दिस इज नथिंग बट ऑन द स्पॉट जो रेट होगा आपके लिए वो स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है कि कल जाकर आप ट्रांजैक्शन करने वाले हो, मतलब ये अज्यूम करो कि ये करेंसी है, ये $10 है, अज्यूम करो ये $10 का हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज ही हुआ है, लेकिन ये $10 का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए हुआ है, 3 महीने के बाद के लिए हुआ है। तो आपका टाइम, आपका प्राइस आज ही डिसाइड, क्वांटिटी आज ही डिसाइड करके रखो कि 3 महीने के बाद मैं $10 तुमसे लूंगा ये रेट पर। दिस इज नथिंग बट व्हाट, फॉरवर्ड रेट। तो जो भी रेट डिसाइड होगा कि 3 महीने के बाद का रेट आज ही डिसाइड जो हो रहा है उस रेट को बोला जाएगा फॉरवर्ड रेट। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब फॉरवर्ड प्रीमियम एंड फॉरवर्ड डिस्काउंट मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है, मतलब फॉरवर्ड प्रीमियम कब होगा। चलो अज्यूम करो 2 मिनट के लिए, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए आज, ठीक है, आज जो मार्केट में रेट है $1 इज इक्वल टू ₹81 है, ओके। एंड 1 मंथ, 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने के बाद $1 इज इक्वल टू ₹90 हो गया अज्यूम, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फॉरवर्ड कल जाकर कितना रेट हुआ है, 90 हो रहा है, आज कितना है 81 है। 3 महीने के बाद के लिए जो रेट में आज जो रेट है वो मैं बता रही हूँ, स्पॉट रेट 81 है और मैं आपको फॉरवर्ड रेट 3 महीने के बाद का रेट बता रही हूँ 90। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्पॉट जो रेट है, स्पॉट रेट कम है एज कम्पेयर टू योर फॉरवर्ड रेट, तब जाकर 90 में थे, आज आपको 81 में ही मिल रहा है, तो इसका मतलब आप प्रीमियम पर हो। और अगर यही उल्टा होता कि यहाँ पर $1 इज इक्वल टू, अज्यूम करते हैं हम लोग $1 इज इक्वल टू 76 है, ठीक है, और या फिर ऐसा करते हो ना, $1 इज इक्वल टू 81 ही रखते हैं और इधर $1 इज इक्वल टू 76 कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका स्पॉट जो है, स्पॉट रेट ज्यादा एज कम्पेयर टू प्रीमियम, तो इसका मतलब आप फॉरवर्ड डिस्काउंट पर, सिंपल। प्रीमियम मतलब कि कल का रेट ज्यादा है, आज कम सस्ते में मिल रहा है, आप सस्ते में निपट सकते हो, कल जाकर आप प्रॉफिट कमा सकते हो तो प्रीमियम में हो, कल जाकर आप लॉस में हो तो फिर डिस्काउंट पर हो, खत्म हो गई बात। ये कौन सा था आपका, फॉरवर्ड प्रीमियम एंड फॉरवर्ड डिस्काउंट। ये सिर्फ इतना दिख गया सामने वाले को, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फॉरवर्ड प्रीमियम एंड स्पॉट फॉरवर्ड डिस्काउंट। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं इस पूरे, इसमें आर्बिट्राज मैंने समझा दिया, उसके बाद ये आर्बिट्राज कैसे आप मतलब स्पेकुलेट भी कर सकते हो और आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी कैसे होता है वो भी समझा दिया। करेंसी रेट, करंट रेट मतलब स्पॉट रेट, और फॉरवर्ड रेट भी समझा दिया मैंने आपको, फ्यूचर रेट। उसके अलावा T+2 का सेटलमेंट डेट होता है, ये भी ठीक है। अब इसके बाद ये इतने ही कॉन्सेप्ट उधर थे, 4 कॉन्सेप्ट थे, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड प्रीमियम, स्पॉट प्रीमियम एंड 2 और थे, आर्बिट्राज एंड स्पेकुलेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात खत्म हो गई। अगला डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट किस पर डिटरमाइन होगा, डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पर अगर है, बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड क्यों करते हैं हम लोग, क्या परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, दूसरे कंट्री से अगर गुड्स एंड सर्विसेज मंगाने तो रुपीस तो आप दोगे नहीं, आपको डॉलर देने पड़ेंगे जिसके लिए आप डिमांड करोगे। यूनिलैटरल ट्रांसफर करना है उस कंट्री का, उस कंट्री में। उसके अलावा टू मेक द इन्वेस्टमेंट पेमेंट इन अब्रॉड, मतलब अब्रॉड पैसा भेजना है, परचेस करना है कोई फाइनेंशियल एसेट, बाहर की कंपनी का कोई शेयर बाय करना है, बाहर की कंपनी से कोई एसेट परचेस करना है, तब फॉरेन बैंक अकाउंट खोलना है, वो भी बाहर खोलना है, स्विस बैंक अकाउंट खोलना है। उसके अलावा डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल करना है, या फिर स्पेकुलेशन करना है, हेजिंग करना है, या जो भी करना है वो बाहर की कंट्रीज के लिए, मतलब बाहर के कंट्रीज में पैसे भेजते वक्त करना है। तो सारी चीजों में जहां पर भी आप बाहर पैसा भेजने वाले हो वहां पर डिमांड करोगे, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट सप्लाई होगा। मतलब क्या, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब इंडिया में जो आएगा वो, या उसके अलावा इंडिया में जो बाहर से जो लोग इंडिया में पेमेंट कर रहे हैं वो सेल कर रहे होंगे हम लोग फाइनेंशियल एसेट, तो इस तरीके से आप सिर्फ रिप्लेस कर देना परचेस की जगह पर सेल का वर्ड,
और आपका सप्लाई साइड ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। ये मैंने तब भी समझाया था आपको सप्लाई साइड कैसे रेडी करना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन इज नथिंग बट योर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब चेंजेस इन एक्सचेंज रेट मतलब क्या, ध्यान से समझना। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन, अप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। ध्यान से समझो। जो डेप्रीसिएशन एंड अप्रिसिएशन होता है, डेप्रीसिएशन अप्रिसिएशन जब भी आप लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हो, जिस वक्त आप डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन डेप्रीसिएशन या फिर अप्रिसिएशन होगा करेंसी का। और जब रिवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन की बात आएगी तब हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, जिसमें आरबीआई या तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरफियर करता है। होता क्या है, ध्यान से समझना। करेंसी का डेप्रीसिएशन और अप्रिसिएशन का पहले मतलब समझाती हूँ। देखो, अज्यूम करो $1 इज इक्वल टू ₹80। ये आइडियल सिचुएशन है। कौन सा? $1 इज इक्वल टू 80। अब हुआ सिचुएशन मार्केट में ऐसा, $1 इज इक्वल टू ₹75 हो गया। $1 इज इक्वल टू 75 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, प्राइस तो गिरा, 80 से 75 हुआ, मतलब प्राइस तो गिरा है आपका, बट वैल्यू बढ़ गई। प्राइस गिरा मतलब वैल्यू बढ़ गई, मतलब ये अप्रिसिएशन हुआ। मतलब क्या? ध्यान से समझो क्या होगा इन दिस सिचुएशन, क्या होगा ध्यान से समझो। अज्यूम करो कि मुझे एज अ एक्सपोर्टर, मुझे जो है, या एज अ इम्पोर्टर, पहले सोचते हैं एज अ इम्पोर्टर है, ठीक है, मुझे बाहर से गुड्स को मंगाना है। मुझे ये एप्पल का अज्यूम करो, ये आईफोन है, ये आईफोन है, अज्यूम करो मैंने आईफोन मंगाया बाहर से। अब आईफोन बाहर से मंगाया है, अज्यूम करो जब मैंने मंगाया उस वक्त था, मतलब मैं सोच रही थी उस वक्त था $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 1 लाख रुपये अज्यूम करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए कि 80,000 में मुझे फोन मिल रहा था। 80,000 में मुझे फोन मिल रहा था। $1 इज इक्वल टू 80, तो $1000 का था, तो मुझे 80,000 में मिल रहा है फोन। अभी 80,000 में मिलने वाला था, अचानक से ऐसा सिचुएशन आया, मतलब मुझे तो 80,000 देने पड़ने वाले थे। मुझे कितने पड़ने देने थे? 80,000 देने थे। लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ, जब मैंने बाय किया उस वक्त रेट मार्केट में हो गया 75। उस वक्त रेट हो गया मार्केट में 75। अब $1000 इंटू 75 मतलब 75,000। मतलब क्या हुआ रे? मतलब क्या हुआ? जो चीज, मतलब डॉलर तो 1000 ही है, अभी भी डॉलर तो मैंने 1000 ही दिए, लेकिन जब वो पहले सिचुएशन था उस वक्त तो 80,000 की चीज इंडिया में आ रही थी, 80,000 देने पड़ रहे थे बाहर वाले लोगों को। अब क्या हो रहा है? अब 75,000 ही देने पड़ रहे हैं मुझे बाहर, जिसकी वजह से मेरे पास ये एप्पल का जो आईफोन है वो आ रहा है। तो पहले मुझे 80,000 देने पड़ रहे थे, अभी मुझे सिर्फ 75,000 देने पड़ रहे हैं। तो एज अ इम्पोर्टर तो मेरा फायदा हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब अप्रिसिएशन होता है तब भले ही प्राइस गिरे बट वैल्यू बढ़ता है, जिसकी वजह से इंपोर्टर का हमेशा फायदा होगा, इंपोर्टर हमेशा खुश रहेगा। अब अज्यूम करो दूसरा सिचुएशन, $1 इज इक्वल टू 85 हो गया। $1 इज इक्वल टू 85 हो गया। प्राइस 80 से 85 तो हो चुका है, यहाँ पर 80 से 85 मतलब प्राइस तो गिरा, प्राइस तो बढ़ा, बट वैल्यू गिर गई यार। वैल्यू गिर गई मतलब ही क्या हुआ? प्राइस बढ़ा और वैल्यू गिरा। मतलब पहले आप $1 के बदले में 80 रुपए दे रहे थे, अब 85 देने पड़ेंगे, अब तो 85 देने पड़ेंगे। इसका मतलब डिप्रिसिएशन हुआ आपका। मतलब क्या? अब तो पहले तो 80 रुपए में आ सकता था, 80,000 में आ रहा था, अब तो जेब से 85,000 जा रहे हैं। तो इसका मतलब इंपोर्टर को जब डिप्रिसिएशन होगा तब फायदा नहीं है। इसीलिए क्या बोला है, देखो इधर, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। अगर इंपोर्टर हो और अगर होम करेंसी अप्रिशिएट करती है तो इंपोर्टर बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि जेब से जो पैसा जाने वाला है वो कम है। पहले 80,000 जाने वाला था, अब 75,000 जा रहा है, खुश हो आगे। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आया कि होम करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, तो फिर बेटा 80,000 के बदले में आपको 85,000 देने पड़ेंगे। इसका मतलब आप लोग खुश नहीं हो। यही अगर एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा रे? अगर होम करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है, होम करेंसी अप्रिशिएट होना का मतलब क्या हुआ? अगर 80 था तो 75 हो गया, मतलब अप्रिशिएट हुआ करेंसी। मतलब क्या यार, पहले तो 80,000 का माल आ रहा था, अब तो सिर्फ 75,000 का ही आईफोन आ रहा है, मतलब 75,000 का ही माल आ रहा है। अगर अप्रिसिएशन होता मतलब 75,000 का ही, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो। एक्सपोर्टर क्या करेगा? गुड्स भेज रहा है, तो गुड्स के बदले में अज्यूम करो $1,000 का ही कॉन्ट्रैक्ट है। अज्यूम करते हैं हम लोग $1,000 का ही कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सपोर्टर हूं मैं, $1,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी एज ए एक्सपोर्टर जब $1,000 की बात करूंगी मैं, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? $1,000 लेगा, है ना, $1,000 लेगा। तो वो क्या सोचेगा, यार पहले तो 80,000 की चीज बाहर जा रही थी, अब तो 70, मतलब 80,000 की चीज में मतलब 80,000 आ सकते थे मेरे पास। अज्यूम करो अभी इंडिया से बाहर आईफोन, इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो आईफोन को कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये कोई मशीनरी है जो बाहर जा रही है, ठीक है, अज्यूम करो
ये बाहर जा रहा था इंडिया से एज ए एक्सपोर्टर, एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो बाहर जा रहा है। हो क्या रहा है, ध्यान से देखो समझो। अभी ये 80,000 की चीज है जो बाहर गई, आ रहे हैं इंडिया में $1,000 आज, ठीक है। अज्यूम करो यही 80 का, अज्यूम करना है आपको क्या, 80 का 75 हुआ, डॉलर तो 1,000 ही है, आपका डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट तो 1,000 का ही है। इसका मतलब जो पहले 80,000 आ रहे थे इंडिया में, अब सिर्फ 75,000 आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो गया, आपकी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हो गई। तो एक्सपोर्टर खुश नहीं, क्यों? क्योंकि 80,000 पहले आ रहे थे, अब तो 75 ही आएंगे, तो इसकी वजह से एक्सपोर्टर खुश नहीं होगा। और वही अगर डेप्रिशिएट हुआ तो, और 80,000 आने वाले थे, अब तो 85 आ रहे हैं बॉस, अब तो खुश हो। तो इसका मतलब ये आपको बस इतना समझना है, कौन कब खुश रहेगा, डिप्रिसिएशन में और अप्रिसिएशन में। रट्टा मारोगे याद नहीं रहेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, लॉजिकली याद रखो। और इसको याद करना, ये 75 और 80 को अपने आप, 85 को अपने आप तुम्हारा दिमाग चलेगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी एक एग्जाम्पल दिया था कि कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको खुशी कब होगी और कब नहीं होगी। तो इसका भी एग्जाम्पल सेम जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वो बस शब्दों में अलग तरीके से लिखा है। इसके अलावा जो लास्ट 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं वो ये है कि जब भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, उस वक्त क्या होता है, ध्यान से समझो। अज्यूम करो अगर ऐसा हुआ कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जो है, उसका डिमांड अचानक से बढ़ गया, फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ा है, फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ा है, और सप्लाई चेंज ही नहीं होता है। फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ा, सप्लाई उतना चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसका प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है इसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा इसका मतलब ही क्या हुआ रे, प्राइस बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का प्राइस बढ़ने की बात कर रही हूँ। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी विल गो अप, दैट मींस इंडिया की होम करेंसी डिप्रिशिएट हो रही, उनका अगर वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी तो वैल्यू कम हो रही ना। तो इसका, क्योंकि डिमांड बढ़ा ना, डिमांड बढ़ा, सप्लाई है नहीं, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी इनकी वैल्यू बढ़ी मतलब अपनी वैल्यू कम हो गई ना। तो इसका मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कैसे चेंज होगा रे, देखो आपका पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब हुआ ये डिमांड है तुम्हारा, ये सप्लाई है, अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था तुम्हारा ये वाला। अब हुआ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, हुआ ये कि आपका जो प्राइस बढ़ा, क्यों प्राइस बढ़ेगा रे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई उतना चेंज नहीं हुआ, रट्टा मारना मत, अगेन डायग्राम से याद रह जाएगा। अब सप्लाई उतना हुआ नहीं और डिमांड बढ़ गया, तो ये तुम्हारा डिमांड कब आ गया, और ये तुम्हारा सप्लाई तो वैसे ही है। तो इसका मतलब तुम्हारा ये वाला हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर की जो करेंसी है उसका वैल्यू बढ़ा, इंडिया की करेंसी कम हुई, और आपका जो एक्सचेंज रेट है वो भी चेंज हुआ। उसके बाद आपका डिमांड एंड सप्लाई चेंज हुआ। अब अगर ऐसा हुआ कि सप्लाई बढ़ गया और डिमांड अनचेंज्ड है, तो क्या होगा, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज हो गई एंड होम करेंसी जो है वो उसका एप्रिसिएशन हो जाएगा। मतलब क्या ही, सिंपल, अगर उनका जो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई है, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड है ही नहीं उतना, डिमांड नहीं तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो गई मतलब ये अपनी वैल्यू बढ़ गई, अपनी वैल्यू बढ़ गई। तो आपका जब एक्सचेंज रेट जो आएगा वो कैसे चेंज होगा रे, पहले पहले आपका डिमांड एंड सप्लाई ये था, ठीक है, आपका ये डिमांड एंड सप्लाई है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गया, डिमांड तो चेंज हुआ ही नहीं, तो आपका एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट, ये डायग्राम याद करना, रट्टा मारना मत, बस ड्रॉ करते चलना, आपको अचानक से समझ जाएगा। बस ये समझाना है आपको, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि सप्लाई बढ़ा तो होम करेंसी का एप्रिसिएशन होता है या नहीं, इतना आपको लॉजिकली समझना है। यही कॉन्सेप्ट में आपको घुमा कर क्वेश्चन आएगा। और डिवैल्यूएशन तो पहले ही बता दिया, गवर्नमेंट करेगा तब, डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन अगर डिमांड सप्लाई फोर्सेस करेंगे तब। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से गिने चुने कुछ 7-8 पॉइंट्स या 5-6 पॉइंट्स जो भी है आपको याद करने हैं वो याद कर लेना। सिंपल 2-4 लाइन, एक लाइन का ही याद करना है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज विल लीड टू द इम्पोर्ट वॉल्यूम्स, इम्पोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसकी वजह, इसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज प्रोड्यूस, मतलब इवन इधर ये भी लिख सकते हो कि जब फॉरेन एक्सचेंज जब बढ़ेगा तब डोमेस्टिक वाले लोग जो लोग हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी एक फायदा हो सकता है। आपके लॉजिक के बेसिस पे लिखते चलना। उसके अलावा जो इकोनॉमी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा डिमांड सप्लाई की तरफ। आपके बजट पर लिखा था सरप्लस, बैलेंस, डेफिसिट कब होगा, इनकम ज्यादा है या आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट और डिप्रिसिएशन के करेंसी के बारे में लिखा था, ये सब ठीक है। और उसी का अपोजिट इधर नीचे लिखा था, तो इस पर ज्यादा एज सच कुछ टेंशन वाला नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें थी।
आप लोग बस उसका रिवर्स कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो इतना ही याद करना, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है जब बात करोगे आप इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर खत्म करती हूँ। जो जो कीवर्ड्स मैंने समझाए, सबसे पहले तो डायरेक्ट कोट, फिर इनडायरेक्ट कोट, फिर बेस करेंसी, काउंटर करेंसी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, करंट एक्सचेंज रेट, उसके बाद आर्बिट्राज, स्पेक्यूलेशन, स्पॉट, फ्यूचर, फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड डिस्काउंट, उसके बाद और क्या देखा, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेशन हो गया, एंड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। इतना ही करके जाना, बाकी का थोड़ा सा रट्टा मारने की बजाय अपने शब्दों में याद करने की कोशिश करना और अपने शब्दों में कंस्ट्रक्ट करके एक जगह पर रख देना, और उतना ही करके जाना, ज्यादा लोड नहीं लेना इस चैप्टर का। इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डू लाइक द सेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और आपको और कौन कौन से टॉपिक है जिस पर आपको प्रॉब्लम होती है और आपको लेक्चर्स चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आपका प्यार ऐसे ही बना रखे। चलो, टेक केयर, बाय बाय।